जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हमारा फिजिक्स एनडीए सेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है मोशन इन बंडी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं अपना पेन वेन ले लेती हूँ यहाँ पर, है ना। पेन वेन ले लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारा पेन। चलिए इसको हम यहाँ खिसका लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं लेफ्टी हूँ, है ना, तो हमको ये इस तरह से लेना पड़ेगा। तो चलिए लिखा है मैंने यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए तो पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगर मैं बोलना चाहूं तो हम इसे मोशन इन 1D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D। मोशन इन 1D का मतलब होता है बच्चों कि मोशन या तो अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रहा है या वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो उसे हम मोशन इन 1D बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं तो अगर यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई बॉडी, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ को चल रही है या फिर यही बॉडी सिर्फ वाई एक्सिस यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो बॉडी की पोजीशन है वो लगातार बदलती जा रही है और वो भी सिर्फ एक डायमेंशन में, तो इसको बोलते हैं मोशन इन 1D। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम लोग हमेशा मोशन को कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ एक ही एक्सिस में पढ़ेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है मैंने स्टेट्स ऑफ मोशन। मोशन की कितनी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, मोशन की कितनी स्टेट्स होती है। क्या मतलब है इसका बच्चों? देखिए मोशन की 2 स्टेट्स होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैव रिटन हियर कि मोशन की 2 स्टेट होती हैं। यानी अगर कोई बॉडी, ठीक है, आपके पास कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, तो इसकी सिर्फ 2 ही स्टेट हो सकती हैं। या तो ये बॉडी रेस्ट पे होगी या तो ये क्या होगी? मोशन पे। रेस्ट का मतलब है, देखो रेस्ट, इफ कोऑर्डिनेट्स of the body do not changes with time। देखिए सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, मान लीजिए 1 मिनट बाद भी मैं यही खड़ी हूँ, 2 मिनट बाद भी मैं यही खड़ी हूँ, 1 घंटे बाद भी आपने देखा तो मैं यही खड़ी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेस्ट पर हूँ, मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। कैसे हमने पता लगाया? टाइम के हेल्प से। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी के कोऑर्डिनेट्स नहीं बदल रहे हैं बच्चों तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी रेस्ट पे हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। सपोज यही बॉडी की बात करूं तो ये आपका सुबह से लेके यानी मॉर्निंग 9 AM से लेके आपका 2 PM तक ये यही खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है ना। चलिए मोशन की बात करें तो स्टेट ऑफ मोशन की जो अनदर कंडीशन है दैट इज मोशन। यानी इफ बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, या इफ यू आर सेइंग दैट कि अगर ये बॉडी चलते चलते यहाँ पहुंच गई है और टाइम आपका पास हो रहा है, ठीक है, और एक्स इसने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि इफ बॉडी हैज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स विद टाइम, बॉडी समय के साथ साथ अपने कोऑर्डिनेट्स को लगातार बदल रही है तो इट मीन्स इट इज इन मोशन। तो इस तरह से टेक्निकली हम इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं दैट if the body changes its coordinates then it is in motion. If the body do not changes the coordinates it is in rest. Is it clear or not clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसके बाद है नेचर ऑफ मोशन। मोशन का नेचर क्या हो सकता है? तो मैंने यहाँ पर 2 टर्म्स लिख दिए हैं बच्चों, एक है आपका रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। क्या मतलब होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एब्सोल्यूट देख लेते हैं। आपसे बोला नेचर इनमें से जो मोशन है वो क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रू। जैसे इफ आई से कि जो सन है, सन राइजेस, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है। तो भाई क्या ये कहीं पे भी इस बात को आप बोलो तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है ना। इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई। सेकेंड, अगर आपसे बोला जाए कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848 है ना, इसके लगभग ही
लगभग लगभग होती है अप्रोक्स। तो अगर आपसे बोले कि हाइट इतनी है तो सबको पता है कि भाई ये हाईएस्ट पीक होता है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट कितनी है, इतनी है, तो ये भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। उसी तरह से मोशन के बारे में पूछा जा रहा है, यार आस्किंग अबाउट द मोशन, की मोशन कैसा है। यानी कि इसका मतलब समझिए आप कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज मान लीजिए ये कार है और मैं यहाँ पर ग्राउंड में खड़ी हूँ, समवन इज आस्किंग मी, तो बताओ ये आपको ये कार कैसी दिखाई दे रही है। तो मान लो मेरे को ये मोशन में दिखाई दे रही है, तो मेरे अलावा हर इंसान को क्या ये मोशन में दिखाई देगी, तो हमें लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर दिस कार इज मूविंग देन आई विल फाउंड दैट दिस कार इज मूविंग, बट बाकी लोगों को ये कैसे दिखाई देगा। अगर ये हर इंसान को मोशन में ही दिखेगा तो ये फिर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया। इफ समवन सेज दैट कार इज मूविंग विद 5 किलोमीटर पर आवर या जो भी है, और आपसे बोला जाए क्या कार सच में इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप बोले हाँ हाँ बिल्कुल कर रही है ना, हम तो बोलेंगे भाई कर रही है, हमारी आंखें तो 6/6 है, हमें तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि किसी दूसरे इंसान को क्या पता वो मोशन में ना दिखाई दे, ये भी तो हो सकता है। चलिए, तो इसी के ऊपर बात करनी है कि रिलेटिव, देखो रिलेटिव टर्म का एब्सोल्यूट मैंने आपको समझा दिया। रिलेटिव का मतलब होता है जहां पे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत टॉल होता है, कोई बच्चा थोड़ा शॉर्ट होता है ना, ऐसा बोला जाता है, तो आप क्या बोलते हो, क्या बोलता है टीचर की इस क्लास में सबसे ज्यादा हाइट अमंग ऑल द स्टूडेंट, तो बाकी सारे बच्चों से कंपेयर करके बोला जा रहा है कि जो आपकी हाइट है उस लड़के की वो सबसे ज्यादा है। तो कैसे बताया टीचर ने, कंपेयर करके। बट अगर ये बोलेगी ये दुनिया में सबसे टॉलेस्ट लड़का है, भाई सबसे लंबा लड़का है ये, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात की एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या है। सो रिलेटिव का मतलब क्या है, जहां पर हम चीजों को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर। तो अब हमें ये जानना है कि मोशन रिलेटिव है या फिर एब्सोल्यूट है। रिलेटिव का मतलब ये होगा कि किसी को वो अलग स्पीड से दिखाई देगा, किसी को अलग मोशन में दिखाई देगा, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होगा, सबको वो सेम दिखाई देगा। तो अब कहानी में ट्विस्ट वही मैं आपको बता दी थी कि मोशन का नेचर क्या है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट। सो द आंसर इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। मोशन अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है या दोनों होता है, तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है ना, मोशन रिलेटिव है। तो इसी चीज को हम लोग अब आगे देखने वाले हैं जब मैं आपको फ्रेम बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके चलिए इसको मैं हटा देती हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। देखिए आपको इस पूरे चैप्टर में इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमना है, जितने भी क्वेश्चन एनडीए में आते हैं वो इन्हीं चीजों से आते हैं, इन्हीं को हमें वन बाय वन एक तरह से एक्सप्लेन करना है, इनके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। और दीज आर द फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स होती है, काइनेमैटिक्स जिसे आप काइनेमैटिक्स भी बोलते हैं, तो मोशन इन बंटी काइनेमैटिक्स का पार्ट ही होता है। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है काइने, काइने का मतलब क्या होता है, मोशन। मैटिक्स का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस ऑफ मोशन, यही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फ्रेम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सीलरेशन। इनके अगर आप इन चीजों को बेसिक बहुत अच्छे से, इनके बेसिक्स बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हो, तो आपको 2D में, रोटेशन में, वर्क एनर्जी पावर, किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं अभी जो बता रही थी आपको कि मोशन रिलेटिव है, वो भी हम यहाँ से प्रूव करेंगे। चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक क्या है, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड पर देयर इज अ कार, या जो भी इसे हम कार्ट बोल देंगे, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, ये v वेलोसिटी है इसकी और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके अंदर देयर इज अ पर्सन a एंड देयर इज अ पर्सन b एंड देयर इज अ पर्सन c, ये क्या है, c आपका, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बाहर जो ग्राउंड पर है, यहाँ पर एक आदमी है और a और b, अंदर a और b क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सपोज ये ट्रेन ही है, क्या है, ये ट्रेन है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम का मतलब क्या है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि फिजिक्स में फ्रेम वो जगह होती है, ठीक है, फ्रेम क्या है, वो जगह है जहां से ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है। ऑब्जर्वर क्या होगा, कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है जो मोशन को देखता है, ठीक है, जो मोशन को देखता है। तो वो जगह है जहां से ऑब्जर्वर मोशन को
देख रहा है, देख रहा है। बात क्लियर हो रही है सबको? क्या बोला मैंने? फ्रेम वो जगह है, जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड पर खड़े हो तो आपका फ्रेम कौन सा हो जाएगा? ग्राउंड। अगर आप कार के अंदर बैठे हो और आप बाहर किसी को देख रहे हो तो आपका फ्रेम क्या हो जाएगा? कार। अगर आप ट्रेन के अंदर हो और आप किसी को बाहर देख रहे हो तो आपका फ्रेम क्या हो जाएगा? ट्रेन। तो फ्रेम कुछ भी हो सकता है। फ्रेम वो जगह है जहां से ऑब्जर्वर यानी जो मोशन को देखता है, ठीक है, जो मोशन को देखता है वो जगह है जहां से उसे मोशन दिखाई देता है। क्लियर है बात? तो बेसिकली अगर मोशन की बात करूं मैं कि कोई बॉडी चल रही है नहीं चल रही है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है और कौन से फ्रेम में। यानी कि मोशन डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर यानी देखने वाले पे, और वो कहां पर बैठा है, कहां से बैठकर देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसके माध्यम से जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो सपोज ये ट्रेन चल रही है, आपने भी ट्रेन को चलते हुए देखा होगा ग्राउंड से। तो जब आप ग्राउंड से ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो उसके अंदर जो लोग आपको बैठे होते हैं उसके अंदर जो लोग आपके बैठे हुए होते हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? देखो जरा, अगर ये ट्रेन v वेलोसिटी से आगे चल रही है तो ये जो a है वो भी v से चल रहा है और b भी v से चल रहा है। किसको लगेगा? इसको लगेगा। किसको? ग्राउंड वाले को लगेगा। तुम जब ग्राउंड से ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो क्या ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो तो बैठे हुए होते हैं, लेकिन तुमको कैसे दिखाई देते हैं? वो मोशन में दिखाई देते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? ठीक है, तो बस यही बात है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ठीक है, लिखने का तरीका देखो, मैं बोलूं स्पीड ऑफ ए की बात करूं, ठीक है, ए की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? सी, यानी ऑब्जर्वर कौन है? सी। सी कौन है? ऑब्जर्वर। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। ऑब्जर्वर हमेशा पीछे लिखा जाएगा तो स्पीड ऑफ ए कौन देख रहा है? ए को सी ग्राउंड से देख रहा है, तो क्या हो जाएगी इसके लिए? v मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इस ट्रेन के अंदर है, जो ट्रेन चल रही है v से, तो ट्रेन के अंदर बैठने वाले सबकी स्पीड इसको यही दिखाई देगी। ठीक है भाई, यानी ए जो है वो सी को कैसा दिखाई दे रहा है? चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ए के बगल में, यानी जब तुम ट्रेन में, ऑब्जर्वर अब हमारा ट्रेन में चला गया तो मान लेते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो क्या तुम्हें वो चलता हुआ दिखाई देता है या क्या वो तुम्हें रेस्ट भी दिखाई देता है? बताइए, आप ही लोग बताइए। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए होते हैं और हमारे नेक्स्ट पे कोई बैठा हुआ होता है तो वो हमें रेस्ट पर दिखाई देता है, वो तुम्हें दौड़ता हुआ थोड़ी दिखाई देता है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगी कि वेलोसिटी ऑफ अगेन ए, अब कौन देख रहा है ए को? अब बी देख रहा है, तो क्या होगा? बी। ठीक है, तो क्या होगा? बी ऑब्जर्वर हो गया, आपकी बार ऑब्जर्वर बदल गया, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 मीटर पर सेकेंड। आप एक चीज देखो ध्यान से यहाँ पे, यही तो कमाल है मोशन का कि मोशन रिलेटिव है। मतलब जब सी ने देखा यानी ग्राउंड वाले ने देखा तो उसको ए किससे दिखा? v मीटर से। लेकिन जब बी ने देखा तो उसको ए, तो बताओ ए किसी को आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को ए रुका हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो बोला, इसीलिए हमने बोला कि मोशन क्या है? मोशन इज रिलेटिव, है ना? मोशन क्या है? रिलेटिव। तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आ चुकी होगी कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि किसी को फ्रेम बदलने से, ऑब्जर्वर बदलने से, फ्रेम बदलने से क्या हो रहा है? आपका मोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दी बात। दूसरी बात, एक और मैं पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पे आपको कि हम जिस फ्रेम में होते हैं हमारी वेलोसिटी वही होती है। अगर आप ट्रेन के अंदर आ गए तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ट्रेन के बराबर। ठीक है, और अगर आप ट्रेन के बाहर हो जाओगे तो आप रुके हुए रहोगे, है ना? तो डिपेंड करता है कि भाई आप किस फ्रेम में हो। हम जिस फ्रेम में होते हैं हमारी वेलोसिटी वही होती है। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको ये क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ? ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो फटाफट जो है लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि टोटल लेंथ, यानी आप किस पाथ से जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस में, है ना? सपोज मान लीजिए आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, ठीक? तो देहरादून से दिल्ली जाने के लिए कोई प्लेन से गया, कोई ट्रेन से गया, कोई पैदल गया, सबने अलग अलग पाथ ली।
तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा लंबा रास्ता कौन सा होगा? जो पैदल चलेगा, है ना, जो लंबा, जो रोड से जाएगा, जो बाय रोड से जाएगा उसके लिए सबसे लंबा रास्ता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए से बी पॉइंट जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से पाथ से जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ दैट डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। जितना लंबा पाथ होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस, जितना छोटा पाथ होगा उतना शॉर्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब भी आपको निकालना है आपको पूरा पाथ देखना पड़ेगा कैसे कैसे हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज स्केलर। ध्यान रखना डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। वही मैं बोल रही हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है ये या तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिस्टेंस विल बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सही बात है ना। चलो इसको भी देख लेते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। डिस्प्लेसमेंट में हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नदी से जाओ, नाले से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, किसी से भी जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बस ये पता होना चाहिए कि बॉडी, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ए से बी अगर बॉडी गई है तो ए से बी को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन को डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं आपको। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट, बोल रहा है डज नॉट, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ये। हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पता होना चाहिए। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। आगे देख लेंगे अभी। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव। इट इज जीरो इफ डिस्टेंस इज जीरो। कह रहा है कि ये जीरो हो जाएगा अगर डिस्टेंस भी जीरो है, बट इट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इतना देख लिया आपने, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये सब हमने देख लिया है। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। मैंने कुछ डायग्राम्स वगैरह भी ले रखे हैं यहाँ पे। चलिए देखो, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से किसी बॉडी ने शुरू किया, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी थी, इसने चलना शुरू किया, ये ए है और दूसरी बॉडी है, ये है बी, ठीक है ना। ये ए है, ये बी बनता है। बी बहुत स्मार्ट था, बोला गया कि यहाँ तक जाना है आपको। कहां तक जाना है? इस टोटल पाथ तक जाना है। बी बहुत चंट था, उसको शॉर्टकट रास्ता पता था, हम बोलते हैं ना शॉर्टकट रास्ता। तो वो क्या किया? वो सीधा ग्रीन डॉटेड लाइन के रास्ते चला गया। और जो ए था वो बेचारा दौड़ते 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 दम निकल गया उसका, और यहाँ पहुंच गया। तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा पाथ शॉर्ट है? ये वाला पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हो कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अभी बोला गया कि भाई रेस है, ठीक है ना, देयर इज अ रेस कॉम्पिटिशन, आपको कम टाइम में, कम से कम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ठीक है। उन्होंने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते से जा रहे हो। तो बी ने शॉर्टकट रास्ता ले लिया तो तुरंत पहुंच गया, और जो ए है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे क्या कर दी? चालाकी कर दी। कोई बात नहीं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस में आप जिस भी पाथ से गए हो आपको पूरा पाथ लेना है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। इस वाली कंडीशन में मुझे बताओ कौन बड़ा है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि ए से बी आप गए, ठीक है, ए से बी, ये आपका 1 नंबर का बंदा, और सेकंड ये भी ए से बी गया। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ, सिर्फ ए से बी गए, ठीक है, यहाँ पे फ्लैग था, इस फ्लैग को यहाँ पे जो पहले जाएगा वो निकालेगा। अभी दोनों गए होंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे तो डी है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट में भी तो यही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका? शॉर्टेस्ट पाथ। व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? इट वाज शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ था तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। यानी इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों बराबर हैं। आप देख रहे हो? तो एक बार मुझे बताओ, इस सारे चीजों से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। देख लीजिए आप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही वही है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा, बट कम हो सकता है और बराबर हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे करें, आगे करते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर लेती हूँ।
चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज वैलिड, इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमेशा वैलिड होगी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बताइए, सबसे पहले इसमें से आप देख लीजिए कौन सा कभी नहीं होगा। बताइए कौन सी कंडीशन कभी नहीं होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस कम ऑन बताइए। देखिए, ये जो फोर्थ वाली कंडीशन है, देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, हो सकता है कभी? इम्पॉसिबल, यानी ये एब्सोल्यूट रॉन्ग हो गया भाई, तो ये तो गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा है। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये साइन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, ये भी होता है। तो भाई ये वाली कंडीशन तो ऑलवेज वैलिड होगी। डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ज्यादा कब होगा? कर्व्ड पाथ पे। और कम बराबर कब होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात, क्या बोल रही हूं मैं? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए कौन सी कंडीशन होगी इसमें से? अभी मैंने आपको समझाया कौन सी कंडीशन होगी जब दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। D इज इक्वल टू S when body is moving in circle, when body at rest, when body is moving in straight line, when body is turning back to its path। क्या होगा इसका आंसर? when body is moving in straight line, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक सेकेंड, थोड़ा सा खड़ा, ओके, इसको रब कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए ओके, चलिए यहाँ पे भी देखिए, आपको एक एग्जांपल फिर से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जरा, तो आपको समझ में आ रही है बात? यहाँ देखिए जरा, टोटल लेंथ वर्सेस शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? देखिए ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। आपको घर से स्कूल जाना है आपको स्कूल, पता नहीं जाना है नहीं जाना, चलो आपको स्कूल घर से स्कूल जाना है या स्कूल से घर जाना है मान लीजिए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है आपका? यही है। और लॉन्गेस्ट पाथ क्या है? ये वाला पाथ है। तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है यही तो क्या है? यही तो डिस्टेंस है। यही तो क्या है? हमारा डिस्टेंस है। और ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे आप? किससे जाना पसंद करोगे? शॉर्टकट से, है ना। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए जोक सपाट, बिना नॉलेज के भी आप जा सकते हो। चलिए ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। आपको सिंपल पूछा हुआ है यहाँ पर कि ये जो ए है, इसने ए से चलना शुरू किया, इस लड़के ने ए से चलना शुरू किया, ए से बी, बी से सी गया, सी से डी गया और वापस ए पे आया। आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ इसका टोटल और डिस्प्लेसमेंट बताओ। इसका टोटल डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, आपको पता है डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ की लेंथ। तो बताइए, देख ले टोटल पाथ की लेंथ, 3 मीटर प्लस 5 कितना हो गया? 5 प्लस 3 रेक्टेंगल हो गया ये, तो प्लस 5 कितना हो गया? 10 और 3 3 6, तो यानी 10 प्लस 6 16, 16 हो गया। 16 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मुझे एक बार बताओ, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया कि इनिशियल पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट यहीं पे था ये बंदा, और वापस घूम कर ये यही ए पर आ गया। तो मुझे बताओ भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो? वहीं पे था और वहीं पे आ गया, तो जीरो नहीं हो? हाँ कि ना? ये देखो, आ रही है बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट तो आपने शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ा है ना भाई, कि आप चले कहां और आप पहुंचे कहां। तो पहुंचे वहीं पे, है ना, पहुंचे भी आप वहीं पर ही जहां से आप चले थे। तो मिला क्या आपको? क्या मिला? जीरो, कुछ नहीं मिला, है ना। जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो कुछ भी नहीं मिला, तो जीरो हो गया। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि भाई जहां से चले थे आप वहीं घूमकर क्या हो गए? वहीं पहुंच गए। तो व्हाट यू गेन? यू गेन नथिंग, है ना। तो आप जहां से चलोगे वहीं नहीं पहुंचना है, आपको आगे पहुंचना है, तभी तो एनटीए क्वालिफाई करोगे। चलिए आगे बढ़े। A man goes 10 meter towards north, then 20 meter towards east, then displacement is, जो बताइए क्या होगा? आपको बोल रहा है 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया आदमी, तो बना लेते हैं जैसा जैसा बोल रहा है ये हो गया आपका 10 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट गया, यही तो है 20 मीटर ईस्ट। डायरेक्शन तो पता है ना आप लोगों को, ये भी नहीं पता? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, देन ईस्ट, ठीक है। चलिए तो आपको बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो चला यहां से और पहुंचा यहां, चला यहां से पहुंचा यहां, तो क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ।
यही हो गया शॉर्टेस्ट पाथ. यू कैन यूज पाइथागोरस. यू विल यूज पाइथागोरस. व्हाट यू विल गेट? कितना हो जाएगा ये? √500. तो √500 कितना होता है आपका? है कितना हो जाएगा? √500 25.5. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, आगे बढ़े. सिंपल क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट है. चलिए अगेन ये दे रखा है आपको 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर. आपको बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है. चलो डिस्टेंस भी बता दो, डिस्प्लेसमेंट भी बता दो. डिस्टेंस भी बता दो, डिस्प्लेसमेंट भी बता दो. देखो ये कैसे गया, पहले 4 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है ए से लेके सी. तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? जितना चला है ये. तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन. तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो कितना आएगा? ये तो 5 ही आएगा सीधा. तो आप देख रहे हो इस कंडीशन में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है. तो मैं वही आपको बता रही थी कि अगर स्ट्रेट लाइन है तभी दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट. चलिए तो ये भी हमने कर लिया है. आगे बढ़ते हैं. एन एथलीट कवर 3 राउंड्स. ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को. अब एक एथलीट 3 राउंड मारता है एक सर्कुलर ट्रैक के. तो बना ले यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक. आपके स्कूल में भी सर्कुलर ट्रैक होंगे जहाँ पे आप लोग क्या करते होंगे? एथलेटिक्स और ये रनिंग वनिंग करते होंगे. तो वही बोल रहा है. देखो डायग्राम में मैंने बढ़िया करके एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे. आप डायग्राम से भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें हम विजुअलाइजेशन से चीज सीखते हैं ना, वो हम वैसे नहीं सीख पाते. इमेजिनेशन नहीं होता, विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. तो आप यहाँ पे देखिए ये आदमी सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से दौड़ रहा है. कह रहा है ये 3 राउंड मारता है. कितने राउंड? 3. और इसका रेडियस कितना है? 50 मीटर. ठीक है, रेडियस कितना है यहाँ पर? 50 मीटर. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगेन आपको फिर से वही पूछ रहा है, बार बार वही सवाल पूछ रहा है ना, तभी तो प्रैक्टिस होगी. अब बताइए क्या होगा. अब बताइए फिर वही बात. डिस्टेंस के लिए हम लोग पूरा पाथ लेते हैं. तो ये बंदा जो है इस सर्कुलर ट्रैक पे इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होती है? बता सकता है कोई? कितनी होती है लेंथ टोटल? 2πr. क्या ये सब लोग जानते हैं? ठीक है. इसने कितनी बार राउंड मारा है? 3 बार. तो 2πr इंटू 3 नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 6πr. और 6 क्योंकि एक मल्टीप्लाई हो जाएगा. पाई आर कितना है? 50. 6 5 30. 300 पाई मीटर. ये लिख सकते हो. बाकी आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7. ठीक है ना. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है भाई. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो 3 बार इसने कंप्लीट राउंड मारा है, मतलब यहां से चला होगा ये और यही वापस बार बार यही वापस आ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. सिंपल. ठीक है. तो आपके पास जब इस तरह के सवाल आएंगे तो अपने दिमाग में थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप सर्कुलर में हो या क्लोज पाथ में हो तो डिस्प्लेसमेंट जनरली 0 आ जाता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़े. The numerical ratio of displacement to the distance covered is always. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले भाई आप लोगों के लिए, है ना. और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद मैं सिर्फ एमसीक्यूज लेके आऊंगी. वहां पे भी हम लोग बढ़िया क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. दिमाग आपका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल बन जाने चाहिए. दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए क्वेश्चनों को पढ़ के. ऐसा नहीं कि बस हाँ क्वेश्चन देखा और फटाफट बस कर लिया ऐसी सिंपल सा, है ना. वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे. हम यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं. ठीक है. चलिए तो क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज. रेशियो पूछ रहा है. किसका रेशियो? मतलब डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस. कह रहा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू. तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो हमेशा ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है ना. या तो अगर देखो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना. और अगर ये ज्यादा होगा, जो कि हमेशा ज्यादा ही होता है ना, ये तो आपको पता ही है ये हमेशा. तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो न्यूमरेटर क्या आएगा? न्यूमरेटर विल बी लेस देन 1, है ना. वैल्यू लेस देन 1. तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? इक्वल और मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1 होगा बच्चों. ठीक है. और अगर इसी को उल्टा कर देते डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या आता? या तो इक्वल आता या फिर मोर देन 1. तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये. ठीक है. चलिए आगे बढ़े. चलिए ओके. तो हमारा
पहले 2 पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेम भी हमने कर लिया, ऑब्जर्वर हमने देख लिया, मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्पीड को कंप्लीट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। और एक और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में जो ग्राफ है ना, ग्राफ के लिए मैं अलग से एक बढ़िया करके आपको 30-40 मिनट का लेक्चर दूंगी, उसको हम यहाँ मिक्स नहीं करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, आपका ग्राफ बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चले, क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने ये क्या कर दिया, रुक जाओ एक सेकेंड, ये सब क्या है, रुक जाओ एक सेकेंड। चलिए, यहाँ देखिए जरा, स्पीड की बात करें, ये सब स्पीड है, ठीक है ना, तो उल्टा हो गया। चलो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से रब करती हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, वेलोसिटी और ये है स्पीड, ठीक है। थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपके लिए, थोड़ा सा हो जाता है, चलो ठीक है। तो इन दोनों स्लाइड्स में ये पहला वाला वेलोसिटी के लिए है और दूसरा वाला किसके लिए है, स्पीड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, ऐसे याद रख सकते हो, एस एस, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। और आप बचपन से पढ़ रहे हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड का रिलेशन है डिस्टेंस से और वेलोसिटी का रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वही मैं बोल रही हूँ आपको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड नेवर गिव्स द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन मोशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर स्पीड स्केलर है जो कि डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो ये बॉडी की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी मैंने बोला था ना आपको कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने पर स्पीड चेंज नहीं करती है, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। स्पीड तभी चेंज करेगी जब मैग्नीट्यूड में चेंज हो। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो वेलोसिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना बच्चों। वेलोसिटी गिव्स द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वेलोसिटी क्या करती है, मोशन का डायरेक्शन बताती है। द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एज वेल एज जीरो। भाई बढ़िया बात है, वेक्टर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव भी होती है, और नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, है ना। जो बॉडी की वेलोसिटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इट चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज होती है, साथ साथ मैग्नीट्यूड के चेंज होने पे भी होती है, दोनों पे होती है। इस चीज को आप देख लो अच्छे से, ठीक है, और समझ लो। अब हम इसको फिर डिटेल में एक एक करके करेंगे। ये तो सिंपल मैंने आपको एक टेबल दिया था, चलिए आगे देखें। चलिए स्पीड के बारे में फिर आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज वर्ड का मतलब क्या है। देखो, अगर मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली गए, लगभग कितने घंटे लगते हैं देहरादून से दिल्ली जाने में, मुझे बताओ। देहरादून से दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है भाई, जो देहरादून वाले हैं वो तो बता दो कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से कम 5.5 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, 6 घंटे। तो मान लीजिए आप बाइक चला के गए देहरादून से दिल्ली, आपने बाइक चलाई या एक्टिवा चलाई, चलो कोई साइकिल से भी गया होगा, तो आपकी जो स्पीड है वो पूरा टाइम एक कांस्टेंट स्पीड तो नहीं रही होगी। कभी आपने 60 की स्पीड से चलाया होगा, कभी आपने ढाबे पे क्या पी होगी, चाय भी पी होगी, कभी आप रुके भी होंगे। तो यानी कि आपकी स्पीड फ्लक्चुएट होती गई। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या थी, कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या थी, तुमने कह दिया भाई 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं पूरा टाइम 60 से गया, ऐसा ही होता है क्या, नहीं। ऑन एन एवरेज हम लोग, जो हमारे स्कूल में मार्क्स भी आते हैं, बोलते हैं ना मार्क्स, किसी क्लास के एवरेज मार्क्स, आपके एवरेज मार्क्स, तो वो एवरेज होता है बच्चों, वो क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जहां पर बड़ा टाइम इंटरवल होता है, आपको 6 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, उस पूरे 10 घंटे में एवरेज आपकी एक स्पीड क्या थी, तो वो कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन।
कितना उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है अपॉन कितना उसको टाइम लगा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इंस्टेंटेनियस की बात करो अगर, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द एवरेज स्पीड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस एंड टाइम। क्या मतलब है इसका? अगर आपसे ये बोले कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो 2:03 पे आपकी स्पीड कितनी थी, 10 बजे आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब आपसे एग्जैक्ट पूछा जा रहा है, वो क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पीडोमीटर। आपने देखा है स्पीडोमीटर जो बाइक के आगे लगा होता है, इस तरह से दिखाता है वो 60 70 वगैरह। ये क्या देता है? इंस्टेंटेनियस। तुम जैसे जैसे गाड़ी चला रहे हो वैसे वैसे उसकी क्या होती है स्विंग, जो पॉइंटर है वो अपने आप हिलता रहता है। तो जो स्पीडोमीटर है वो किस तरह की स्पीड देता है? इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखना, इंस्टेंट वर्ड का मतलब ही क्या है? चुटकी में, चुटकी। तो चुटकी बजाने में कितना टाइम लग रहा है आपको? माइक्रो सेकंड भी नहीं लग रहे। तो इंस्टेंट का मतलब क्या होगा? जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है तो समझ जाना आपको क्या बोल रहा है, बहुत छोटे इंटरवल में आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे मैम पता कैसे चलेगा? बिल्कुल पता चलाएगा, पता चलाएंगे अभी हम, देखो कैसे पता चलेगा। चलो पहले एवरेज स्पीड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी मैं और आपको नॉर्मल भी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए आपसे एवरेज स्पीड दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो या फिर इक्वल टाइम इंटरवल। आप बोलोगे मैम ये क्या भला है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल और इक्वल टाइम इंटरवल? मतलब ये कि बॉडी दो इंटरवल में चली है और डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको। चलो ये देखो जरा, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल देखो, यहाँ देखो जरा, यहां से ले यहां तक ये कार कितना चली है? 8 मीटर। और नेक्स्ट इंटरवल, तो ये पहला इंटरवल हो गया मान लेते हैं और ये दूसरा इंटरवल हो गया। तो फर्स्ट इंटरवल में ये कार कितना चली है? 8 मीटर, और अगले इंटरवल में भी ये 8 मीटर ही चली है। इसका मतलब इन दोनों में डी क्या है? बराबर। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं स्पीड बराबर है, क्या पता इस पहले वाले इंटरवल में इसकी स्पीड v1 थी और दूसरे वाले में कितनी थी? इसकी स्पीड v2 थी। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या निकालना है आपको? एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। देखो क्या करेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा, मैं यहाँ पे भी बना लेती हूँ। मान लीजिए ए बी सी कोई बॉडी है, वो डी डिस्टेंस इतना चली और ये, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? टाइम डिस्टेंस इंटरवल बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है ये फर्स्ट इंटरवल में v1 स्पीड से चली, ऐसे ही सवाल आते हैं और सेकंड इंटरवल में किससे चली? v2 से चली। आपको बोल रहा है v एवरेज बताओ। ठीक है, अच्छा यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने एवरेज स्पीड लिखा है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगी? एरो हेड लगाऊंगी वेक्टर का, और स्पीड के लिए मैं क्या करूंगी? इस तरह से स्मॉल v बना दूंगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? जो फॉर्मूला है उसी पे चले जाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब जो डाटा दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना है देखो जरा, 2d। टोटल टाइम, क्या टाइम दिया